गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका 11th क्लास राजनीति विज्ञान ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 स्थानीय शासन। सबसे पहले स्थानीय शासन क्या है? गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। बच्चों, हमने केंद्र सरकार का नाम सुना है, राज्य सरकार का नाम सुना है, लेकिन लोकतंत्र की मजबूती के लिए सिर्फ केंद्र सरकार और राज्य सरकार का होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब अधिक से अधिक जनता की भागीदारी उसमें हो। जैसा कि हम सभी को विदित है, लोकतंत्र शासन का अर्थ है जनता का शासन। अब्राहम लिंकन के अनुसार जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन लोकतंत्र कहलाता है। इसीलिए लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हमारे संविधान में स्थानीय शासन को स्थान दिया गया है। हालांकि स्थानीय शासन की शुरुआत विधिवत रूप से भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में हुई, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा 1993 ईस्वी में दिया गया। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। भारत में जो स्थानीय शासन है, इसकी प्रक्रिया, स्थानीय शासन क्यों है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी विशेषताएं क्या है, इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया और इसकी शक्तियों में कैसे बढ़ोतरी हुई, वो सब हम आज जानेंगे। स्थानीय सरकार क्यों, अर्थात स्थानीय सरकार क्यों आवश्यक है? इसके लिए बच्चों हमारी पाठ्य पुस्तक में 2 कहानियां दी गई है, बहुत ही रोचक। एक है मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में जो स्टोरी है गीता राठौड़ की। उसमें बताया गया है कि गीता राठौड़ आरक्षित कोटे से सरपंच के पद पर निर्वाचित हुई, लेकिन 2000 ईस्वी में जब दोबारा निर्वाचन हुए तो वो बिना किसी आरक्षण कोटे की सामान्य सीट से निर्वाचित हुई। क्यों? क्योंकि गांव वालों ने उसे दोबारा निर्वाचित किया। उसकी काम के कारण गीता राठौड़ ने अपने कार्यकाल के दौरान, हालांकि वह गृहिणी थी, लेकिन राजनीति में आने के बाद उसने दूरदर्शिता का परिचय दिया। दूरदर्शिता अर्थात बुद्धिमत्ता का। उसने गांव में तालाब का पुनरुद्धार करवाया, सड़कें बनवाई, पर्यावरण संवर्धन किया, महिलाओं की समस्याओं का दूर करने का प्रयास किया। तो गीता राठौड़ एक श्रेष्ठ सरपंच के रूप में स्थापित रही और उसको पुरस्कारित करते हुए सामान्य सीट से दोबारा चुना गया। इसी तरह की कहानी है तमिलनाडु की वेंगेवसल पंचायत की। वहाँ के सरपंच की संघर्ष की कहानी है। उसमें बताया गया कि जो वेंगेवसल ग्राम पंचायत है, उसकी जमीन सरकारी कर्मचारियों को वितरित कर दी गई। तो वेंगेवसल जो ग्राम पंचायत है, उसकी सरपंच ने विरोध दर्ज करवाया और उसने याचिका दायर कर दी हाई कोर्ट में, मद्रास उच्च न्यायालय में। तो ऐसी स्थिति में, हालांकि जो उच्च न्यायालय था, हाई कोर्ट था, उसकी एकल खंडपीठ ने निर्णय दिया और वह जमीन जो वेंगेवसल ग्राम पंचायत की थी वह उन अधिकारियों को दे दी। लेकिन उस सरपंच ने हार नहीं मानी, संघर्ष करना नहीं छोड़ा और दोबारा याचिका दायर की, जिसमें हाई कोर्ट ने की संयुक्त खंडपीठ ने निर्णय दिया और वह जमीन वेंगेवसल ग्राम पंचायत की सरपंच को वापस दी गई। तो इस तरह 2 सरपंचों की कहानी हमने पढ़ी हमारी बुक में, पाठ्य पुस्तक में। तो हमें स्थानीय शासन का महत्व नजर आता है, क्योंकि हमारी जो दिन प्रतिदिन की समस्याएं हैं वो स्थानीय नेता ही समझ सकते हैं। राज्य सरकार या केंद्र सरकार हमारी स्थानीय समस्याओं को नहीं समझ सकती। तो स्थानीय सरकार क्यों आवश्यक है? पहला, स्थानीय हितों की रक्षा के लिए। हमसे जुड़े हुए, गांव से जुड़े हुए जो छोटे मुद्दे होते हैं, हित होते हैं, वह स्थानीय सरकार ही समझ सकती है, हमारे स्थानीय हितों की रक्षा कर सकती है। जैसे कि गीता राठौड़ और वेंगेवसल ग्राम पंचायत के सरपंच की कहानी से हमें पता चलता है। दूसरा, यह शासन लोगों के नज़दीक होता है, उनकी समस्याओं का समाधान करने में सहायक है। हमारे गांव की क्या समस्या है? सड़क की समस्या है, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, या महिला उत्पीड़न की समस्या है। राज्य सरकार या केंद्र सरकार से हमारे इतने घनिष्ठ संबंध नहीं होते, तो ग्राम स्तर पर जो सरकार है वो हमारी समस्याओं को समझ सकती है और उनका निदान कर सकती है। तीसरा, ये लोकतंत्र इससे मजबूत होता है। लोकतंत्र अर्थात जनता का शासन।
तो केंद्र सरकार होगी, फिर राज्य सरकार होगी और उसके बाद में स्थानीय स्वशासन, तो इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि स्थानीय सरकार क्यों आवश्यक है। स्थानीय सरकार हमारी समस्याओं को समझ सकती है, उनका समाधान कर सकती है, लोकतंत्र की प्रक्रिया मजबूत होती है। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं बच्चों कि हमारे संविधान में स्थानीय शासन का उल्लेख किया गया नीति निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में जो नीति निर्देशक तत्व हैं संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं और उसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश सरकार को देता है। हालांकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, लेकिन सरकार के लिए मार्ग निर्देशक हैं, पथ प्रदर्शक हैं, तो उनका पालन करना राज्य के हित में है। इसके अलावा महात्मा गांधी भी चाहते थे कि जो शासन सत्ता है विकेंद्रीकृत हो, राज्य जो गांव है आत्मनिर्भर हो, वो अपनी शासन प्रक्रिया में खुद भागीदारी निभाएं। अब अपन बच्चों बात करते हैं भारत में स्थानीय शासन का विकास। हालांकि प्राचीन भारत में भी ऋग्वेद में सभा और समिति, 2 समितियों का उल्लेख हमें मिलता है, लेकिन आधुनिक युग में जो पंचायत स्थानीय शासन है उसकी शुरुआत या भारत में उसके जनक माने जाते हैं लॉर्ड रिपन। इन्होंने 1882 ईस्वी में स्थानीय शासन की शुरुआत की मुकामी बोर्ड के रूप में। देश आजाद हुआ और देश आजाद होने के बाद में स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन के बारे में अपन जानते हैं। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। इसके बाद में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को लागू करने का सुझाव दिया और उसके सुझावों के बाद भारत में विधिवत रूप से 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज का शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया। इसके बाद में आंध्र प्रदेश में पंचायती राज प्रारंभ हुआ और जो पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू की गई। इसके बाद में 1989 में थोंगन समिति ने इसे संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की और उसकी सिफारिश के आधार पर पंचायती राज को 1993 ईस्वी में संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिससे पंचायती राज की शक्तियों में वृद्धि हुई, उसके कार्यों में बढ़ोतरी हुई। संविधान का 73वां संविधान संशोधन। बच्चों 1989 में संविधान में 2 संशोधनों की बात आगे बढ़ाई गई और 73वां और 74वां संशोधन पारित किया गया। तो अभी पहले अपन 73वें संविधान संशोधन के बारे में जानेंगे, उसके बाद में 74वें संविधान संशोधन के बारे में। 1992 ईस्वी में संसद में अधिनियम लाया गया संविधान संशोधन का और 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया। 24 अप्रैल को प्रभाव में आने के कारण 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब इसकी विशेषताओं के बारे में हम जानते हैं। तो पहली विशेषता है त्रिस्तरीय बनावट। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जो सिफारिश की गई थी कि पंचायती राज के 3 स्तर माने जाएंगे, उसी सिफारिश को रखा गया इसमें भी और इसकी त्रिस्तरीय प्रणाली मानी गई। पहला ग्राम स्तर, दूसरा खंड स्तर और तीसरा जिला स्तर। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन होगा, खंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन होगा और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन होगा। ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होगा जो निर्वाचित अधिकारी होगा, पंचायत समिति का अधिकारी प्रधान होगा और जिला परिषद का अधिकारी जिला प्रमुख होगा। इस तरह त्रिस्तरीय प्रणाली मानी गई, इसकी पहली विशेषता मानी गई। इसके बाद में जो दूसरी विशेषता है चुनाव। ग्राम पंचायतों के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर करवाए जाएंगे। प्रत्येक 5 साल से निर्वाचन करवाए जाएंगे और अगर
जो पदाधिकारी है इस्तीफा दे देते हैं तो 6 माह के अंदर दोबारा चुनाव करवाए जाने आवश्यक हैं। फिर इसके बाद में आरक्षण, पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण दिया गया है। महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया, अर्थात 1/3 सीटों पर महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण दिया गया है। इसके लिए चक्रीय सिद्धांत को अपनाया गया है, रोटेशन पद्धति को अपनाया गया है। तीनों ही स्तर पर अध्यक्ष पद तक पर भी आरक्षण दिया गया है। इसके बाद में विषयों का स्थानांतरण, संविधान में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायतों को 29 विषय प्रदान किए गए, ग्राम पंचायतों को शक्तियां दी गई और इसका उल्लेख अनुच्छेद 243(6) में किया गया है। पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किसी प्रदेश की विधायिका कानून बनाकर 11वीं अनुसूची में दर्ज मामलों में संशोधन नहीं कर सकती। पंचायतों को ऐसी शक्ति और प्राधिकार प्रदान किए गए। अनुच्छेद 243(6) में 11वीं अनुसूची 29 विषय पर पंचायतों को अधिकार प्रदान करती है। कई बार यह भी पूछा जाता है कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची संविधान में जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और अनुच्छेद 243(6) में पंचायतों की कार्य और शक्तियों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद में जो इसके कार्य मुख्य रूप से बच्चों 29 कार्य दिए गए, तो अपन कुछ कार्यों का उल्लेख करते हैं। कृषि है, लघु सिंचाई है, ग्रामीण आवास है, पेयजल है, सड़क, पुलिया, ग्रामीण विद्युतीकरण, अर्थात ग्रामों से संबंधित, स्थानीय स्वशासन से संबंधित कार्यों का उल्लेख इसमें किया गया है। फिर इसके बाद में राज्य चुनाव आयुक्त, जैसा कि हम सभी को विदित है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्वाचन भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त करवाता है, जिसको अपन पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 324। ठीक है, लेकिन पंचायतों का चुनाव करवाने के लिए राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और वही पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन की जिम्मेदारी संभालता है। फिर इसके बाद में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। पंचायती राज को वित्तीय शक्तियां प्रदान करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन 1995 में किया गया। 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। यह आयोग प्रदेश में मौजूद स्थानीय संस्थाओं को आय, व्यय के ब्यौरे, उनके पास वित्त प्रदान करना, इसके अलावा ग्रामीण स्थानीय शासन को संस्थाओं के बीच राजस्व के बंटवारे का पुनर्मूल्यांकन करने का कार्य करेगा। तो इस तरह बड़ा क्वेश्चन, निबंधात्मक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 73वें संविधान संशोधन की विशेषताएं बताइए, या 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में पंचायती राज को क्या शक्तियां प्रदान की गई। तो इसकी जो बनावट अपन सबसे पहले लिखेंगे, त्रिस्तरीय बनावट, चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, आरक्षण, विषयों का स्थानांतरण, राज्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य वित्त आयोग, लेखा परीक्षण, ये सभी 73वें संविधान संशोधन की विशेषताएं हैं। हम इन सब का उल्लेख कर सकते हैं, निबंधात्मक क्वेश्चन बन सकता है। कुछ अपन बात कर रहे हैं संविधान का 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन का संबंध शहरी स्थानीय शासन से नगरीय स्वशासन से है। ये 1 जून 1993 ईस्वी में लागू हुआ। जो नगरीय स्वशासन है, 74वां संविधान संशोधन है, 1 जून 1993 ईस्वी में लागू हुआ, प्रभाव में आया। अब इसमें भी त्रिस्तरीय प्रणाली है, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। नगर पालिका का अध्यक्ष चेयरमैन कहलाता है और नगर पालिका की स्थापना 10,000 से लेकर 1 लाख जनसंख्या वाले आबादी क्षेत्रों में की जाती है। नगर परिषद का अध्यक्ष सभापति कहलाता है और इसकी स्थापना 1 लाख से 3 लाख जनसंख्या वाले आबादी क्षेत्रों में की जाती है। फिर इसके बाद में है नगर निगम। नगर निगम का अध्यक्ष मेयर कहलाता है और 3 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में नगर निगम की स्थापना की जाती है। राजस्थान में नगर निगम 8 है।
संविधान की 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई और जो स्थानीय स्वशासन है इसको 18 विषय स्थानांतरित किए गए। नगरीय स्वशासन से संबंधित 18 विषय दिए गए जिन पर इसको कार्य करना था। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है और इसकी विशेषताएं 73वें संविधान संशोधन की तरह ही है। त्रिस्तरीय प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचन, आरक्षण व्यवस्था, राज्य वित्त आयोग इससे संबंधित है। इसको भी बहुत सारी शक्तियां सौंपी गई है ताकि जो स्थानीय स्तर का प्रशासन है इन संस्थाओं के द्वारा संचालित किया जा सके। इसलिए 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में 73वां संविधान संशोधन लागू और 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ 1 जून 1993 ईस्वी में। बच्चों इस पर प्रश्न भी बनता है 73वें या 74वें संविधान संशोधन पर। वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। थैंक यू।